बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्कोप एंड कैरियर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एनिमल साइंसेज इन पाकिस्तान। और आपको ये जान के बेहद खुश हो प्रेसिडेंट रहे जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं विरसा म्यूजिकल सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। वकास भाई, सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनेद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। दुआएं आपकी। विकास भाई, इससे पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का बाकायदा आगाज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को कराएं ताकि उसके बाद हम इसका आगाज कर सकें। जी, my name is Waqas Inayat and I have done my MPhil from University of Agriculture, Faisalabad. I have done bachelor's in animal sciences and then I have moved on with MPhil in microbiology. After that, I have joined a company named Procter and Gamble in Karachi. It was a USA based company. और वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी आई हैव डन, यू कैन से कि ये जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी यूनिक कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने फील्ड में आने के बाद सीखते हैं और उनमें से कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें थी जो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को मिलती हैं और जिसको वो मिली भी हैं उनके लिए काफ़ी कहते हैं ना टफ एक चीज़ थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो सब सीखने का मौका मिला। उसके अंदर हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम नॉर्मली एक चीज़ कहते हैं, क्लीन डिज़ाइन तो होते हैं। जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करते हैं फूड की या आप फार्मा की या इसके अलावा जितनी भी हमारी डेयरी की इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में ये डिज़ाइन इस्तेमाल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी सीखने का मौका मिला। उसमें आई एम लेवल 3 क्वालिफाइड। तो दिस इज आई एम एंड आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस नाउ। वकास भाई, एक होस्ट के लिए ये बड़ा कह लें कि एक ब्लेसिंग होती है कि उसका जो गेस्ट है वो डिवर्सिफाइड एक्सपीरियंस का हामिल है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो था कि माइक्रोबायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि उससे पहले आपका मेजर एनिमल साइंसेज था, तो इसलिए फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाई डू यू आप एनिमल साइंसेज एंड देन स्विच ओवर टू माइक्रोबायोलॉजी इन योर फॉर योर कैरियर। एक्चुअली यहाँ पे जुनेद भाई, हमारे पास ना एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग एक चीज जो एक आम फहम एक समझी जाती है कि जी हम जब फील्ड चेंज करते हैं तो नेक्स्ट उस चीज पे एक बुरा इंप्रेशन उसका लिया जाता है कि मे बी वो उसका कुछ स्कोप नहीं है या उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो इसलिए हमने फील्ड चेंज कर लिया। तो एक्चुअली द माइक्रोबायोलॉजी वाज द थिंग जिसमें मुझे एक मेरा अपना एक क्रेज था कि क्योंकि वो एक प्योरली एक मेडिकल फील्ड है। आई हैव डन बैचलर्स इन एनिमल साइंसेस और एनिमल साइंसेस एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर एक्सेल करने के लिए मेरा ख्याल है कि अभी करंट जो मार्केट है हमारा, उसके अंदर एक्सेल करने के लिए मेरा ख्याल है कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि इतना बुरा नहीं है। दैट इज द वेरी मच फाइन। और इस वक्त जितना स्कोप एनिमल साइंसेज, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल सेक्टर जितना भी है जिसके अंदर आपकी फार्मिंग आ जाती है, जिसके अंदर आपकी फीड्स आ जाती हैं, यानी फीड मिल्स आ जाती हैं, इसके अलावा इसकी बाकायदा पूरी मार्केट है जिसके अंदर मीट का बड़ा काम है। आई एम लिंक टू अ कंपनी राइट नाउ जिनकी अपनी एक सब्सिडरी जो है वो मीट के साथ डील करती है। तो इसका जितना भी स्कोप है, स्कोप इज वेरी मच फाइन। मेरा फील्ड चेंज करने का सिर्फ यही था कि I was fond of such things which are very much related to the medical sciences, you can say the human medical sciences। तो मुझे एक स्कोप मिला कि आफ्टर एनिमल साइंसेस मैं एक ऐसे शोबे में जा सकूं जो इन सब सेक्टर्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। वो चाहे फार्मा भी हो, चाहे एनिमल साइंसेज है, चाहे वो ह्यूमन साइंसेज हैं, ह्यूमन लैब्स हैं, एनिमल लैब्स हैं। तो मुझे एक ऐसा ब्रॉडर, यू कैन से, ब्रॉडर ग्राउंड मिल गया जिसके अंदर मैं खुल के खेल सकूंगा। सो आई हैव थॉट कि यार ये एक ऐसा सेक्टर है तो इसमें जाना चाहिए। नेवरदलेस कि हमारा जो रूटीन है, जो हमारा एक वो एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, वो ये है कि वो पंजाबी की एक कहावत कहते हैं कि जी कन्ना एरिया ते जानियां ने।
तो हमारा एक ट्रेंड है कि जी हम जिस शोबे को शुरू करते हैं उसी शोबे में ऊपर जाते हैं। लेकिन इस वक़्त जो करंटली इंडस्ट्री की एक मतलब मेरा गुड लक कह लें कि इस वक़्त इंडस्ट्री की डिमांड भी यही थी कि यार आपको एक चीज़ जिसका आपने डिग्री किया उसके अलावा आपको बहुत कुछ आना चाहिए। डिग्री के बारे में और समहाउ कुछ जगहों के ऊपर जाके हमें ये भी फ़ील होता है कि हमें डिग्री के बारे में कुछ पता हो या ना हो, हमें बाकी सब चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि हर फन मौला, अब हर इंडस्ट्री आपसे एक ही चीज़ माँगती है। When you are in a company, you must know each and everything which they require. That's why they acquire you. तो ये मेरा रीज़न था कि उस वक़्त वो क जिसे कहते हैं ना, दूर की नज़र थोड़ी-सी ये थी और इसको रख के हमने सोचा कि यार एक ऐसा फ़ील्ड जो है वो आगे मौका मिल रहा है कि जिसके अंदर आगे हम एक्सेल करें। That's why I have joined that major. विकास भाई, इससे पहले कि आपसे हम जो है वो स्कोप और ओवरव्यू के बारे में पूछें, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे जूनियर हैं वो अभी उस फेज़ में है जिस फेज़ में कभी हम थे कि जब मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ना वो हमने उसका फैसला करना होता था। तो क्योंकि आपका इस हवाले से एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के एक एग्रेरियन को अपना मेजर चूज़ करना चाहिए, और दूसरा जो आपका मेजर है उसका आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना का इम्पैक्ट या कितना का रोल जो है ना वो हो सकता है। हाँ, ये द वेरी गुड वन। हमारे पास वाक़ई ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि व्हिच इज़ द मेजर व्हिच वी कैन चूज़ फॉर आवर फ्यूचर। और सबसे बड़ी एक चीज़ है जुनैद जी, जो हम जो जो कहते हैं ना कि मैंने अपने इस थोड़े से वक़्त के अंदर जो करियर का मेरा था, मैंने पाकिस्तान में काफ़ी वो कहते हैं ना घूम-घाम के मतलब लोगों को देखा और परखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि हमारे मसाइल हैं क्या? अब जितने भी मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे उस वक़्त एग्रीकल्चर में भी। देन वी हैव बीन इन द क्लब्स। क्लब्स में आपको पता है कि हमारे पास हर किस्म की वर्सटाइल किस्म की जो है ना वो पॉपुलेशन आती है। हमने हर जगह पे एक ही सिनेरियो देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज़ जिनके पेरेंट्स अपना या तो कुछ बेच के या जिसे कहते हैं ना कि सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुज़ारते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। So whenever we are there to choose our major, तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट हमेशा हमारे उस चॉइस के ऊपर रहता है कि हमने एक ऐसा फील्ड चूज़ करना है जिसमें जी हमें डायरेक्ट इसके बाद ना नौकरी मिल जाए। अब टारगेट क्या है जी? नौकरी। जब नौकरी के हिसाब से सर्च करेंगे, जब हम अपनी उस चीज़ को देखेंगे क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम अब वो सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें हम खड़े थे, वो बहुत छोटा हो गया, वो नैरो हो गया। इस वक़्त हमने क्या किया, हमने सिर्फ़ एक सोचा यार एक ऐसा फ़ील्ड चूज़ करो जिसमें नौकरी मिले और वो क्या था जी, उसमें हमने कहा जी कि या तो हमें सॉइल साइंस मिल जाए ताकि हम किसी पेस्टिसाइड कंपनी में चले जाएँ, या हमें जनाब कोई ऐसा मेजर मिल जाए जिस जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी जिसमें हम या सीड फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसकी जो एग्रोनॉमी का एक मेजर है, आगे सब मेजर है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हमने चूज़ करना शुरू किया, तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया बीइंग अ स्टूडेंट कि हम किस मेजर में जाएँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी जिसकी कमी रही, वो ये थी कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वी आर द जनरेशन जिनके पेरेंट्स या तो इतने ज़्यादा क्वालिफ़ाइड थे कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था, या फिर इतने ज़्यादा अनक्वालिफ़ाइड कि वो हमारे मेजर के रेलेवेंट नहीं थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि आगे हम किस शोबे में जाएँ, तो हमें फ़ायदा है। सॉरी टू से अनक्वालिफाइड मीन कि वो तो माशाल्लाह अपनी लाइफ उन्होंने बहुत अच्छी एक बड़े एक वो कहते हैं ना कामयाब तौर पे उन्होंने गुजारी है। अगर हमारे जैसे लोगों को नालायकों को उन्होंने कुछ बना दिया है तो दे वर समथिंग, उनके पास इतना नॉलेज था कि उनके पास एक सोच थी कि उन्होंने हमें कुछ बनाना है। सो अनक्वालिफाइड डजंट मीन दैट। तो क्योंकि ये एक चीज होती है कि दिल आजारी ना हो किसी की। तो ये है कि हम जितना भी जिस भी मेजर को चूज करें हमारे सामने दो चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, जिस मेजर को आप चूज़ कर रहे हैं, क्या उसका आपकी रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्शन है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो मेजर इस वक़्त जिस वक़्त में आप जी रहे हैं, इस वक़्त उसकी इम्पोर्टेंस और आने वाले 10 या 20 सालों में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, देन अब यू आर लिविंग इन करंट राइट नाउ अभी मार्केट कैसी है?
अब होता क्या है कि जब आप करंट के हिसाब से चलते हैं, मेजर चूज करते हैं, उसके बाद आपने 2 साल स्टिल डिग्री में सस्टेन करना है, वहां पे आपने रुकना है यूनिवर्सिटी के अंदर, और उतनी देर तक मार्केट चेंज हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मार्केट इतनी ज्यादा तेजी से चल रही है कि कब कैसे चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा। एंड आफ्टर कोरोना तो बिल्कुल ही एक वो वर्स्ट सिनारियो है, इस वक्त मार्केट टोटली ड्राई है, जॉब्स का कोई सीन नहीं बन रहा, जो लोग लगे हुए हैं वो इस चक्कर में यार कि हम टिके रहे, छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अनसर्टिनिटी की कंडीशन आ गई है, मार्केट के अंदर उतना फ्लो नहीं रहा चीजों का, ठीक है ना, इनपुट का ना आउटपुट का। तो ऐसे में एवरी वन एट एवरी स्टेज इज स्टक। तो इस वक्त बड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए किसी भी जगह पे एक्सेल करना, किसी भी जॉब के अंदर आना। सो वेन एवर यू आर चूजिंग एनी मेजर, आप सिंपल एक चीज देखो कि क्या आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस व्हाट इज मीन, मतलब इसमें आपका इंपॉर्टेंस से मतलब क्या है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी वर व्हेन वी वर इन आवर बैचलर, हमारे साथ एक कलीग थे जी, उनके वालिद साहब की अपनी फील्ड मिल थी। अब उनके लिए इंपॉर्टेंस इस चीज की ज्यादा थी कि मेरा बच्चा जनाब एमफिल करे एनिमल न्यूट्रिशन में, और उसके दूसरे एंड पे क्या है जी कि वो जो एनिमल न्यूट्रिशन में उसको उन्होंने एमफिल में भी एडमिशन बाद में करवाया उसका एमफिल न्यूट्रिशन में। अब सीन ये था कि अब वो एमफिल तो कर गया, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा है एमफिल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो लाइक फाइक लोगों में शामिल नहीं था वहां पे। सो एट द एंड हुआ क्या कि व्हेन ही हैव जॉइंड द कंपनी, उनको एक एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट रखना पड़ा ओनली फॉर द सेक ऑफ फार्मुलेशन। तो फिर उस डिग्री का क्या फायदा हुआ उन्हें, जीरो। कि जब वो खुद एक बंदा वो चीज नहीं कर सका, लेकिन वो बंदा किस चीज में अच्छा था, ही वॉज वेरी मच फाइन इन मार्केटिंग। उसकी मार्केटिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि वो जब भी किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पे, आउटिंग में, किसी क्लब में, किसी भी जगह पे बैठता था, तो विद इन 2 or 3 minutes एवरीवन इन द यू कैन से इन द मीटिंग was very much fine with him, very much comfortable with him। वो ऐसे लगता था जैसे ये बड़ा पुराना जानते हैं एक लोगों एक दूसरे को। तो ये जो अपनापन वाली एक कैफियत होती थी उस बंदे की, वो अगर इसको मार्केटिंग के साइड पे यूज करते तो शायद ये और ज्यादा अच्छा एक्सेल करता, उस चीज को अच्छा एक बिजनेस डेवलप कर सकता था। आलो के जाहिर है वो कहते हैं ना जिन्हें दे घर दाने उन्हें कमड़े भी सियाने। तो ये है कि उनका काम तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। बट द थिंग इज कि जब आप इस तरह की कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी के लिए आपके पास एक ही चीज जरूरी है, वेन एवर यू हैव अ चॉइस टू चूज द थिंग्स, डोंट थिंक कि आप करंटली इस जगह पे हैं और बस इधर ही हैं, नहीं। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, आपको सामने देखना है कि आपके सामने जिस रास्ते पे आपने जाना है वो रास्ता जाता किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसा मेजर या ऐसी सिचुएशन चूज कर लें जिसकी कल को आपको खुद ही समझ ना आए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी गाड़ी खरीद लूं जो फुली ऑटोमेटेड है। अब फुली ऑटोमेटेड गाड़ी में यहाँ के किसी भी मैकेनिक को चेक करवाऊंगा तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है उसको ट्रेस भी करना कि इसका कौन सा फ्यूज उड़ा है या कौन सा सेंसर खराब हुआ है। आइए फेस दैट आप, एक छोटी सी गाड़ी जिसको विड्स जो कि आम अवेलेबल है, उसका एक सेंसर खराब हो गया, मुझे मेरा ख्याल है कोई 3 महीने लग गए उसका वो सेंसर ट्रेस करते करते। तो मुझे इतनी अच्छी गाड़ी लेके वो 3 महीने जो मैंने वो जलालत काटी है उस एक चीज के पीछे। अब मैं ये कहूँ कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन पैसे भी भरे हैं, मिला क्या है 3 महीने की जलालत, एंड एट द एंड मुझे वो बेचनी पड़ी। एंड देन आई अगेन केम बैक टू द पाकिस्तानी वन जिसके ऊपर मेरी मार्केट ट्रेंड है। सो वेन एवर यू चूज समथिंग, लुक इन टू द मार्केट। और इसमें एक जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है हमारे टीचर्स को, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं ये द बेस्ट कनेक्शन जो मार्केट में जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। और अगर नहीं भी हैं तो उस सूरत में उन्हें कम से कम इतना जरूर पता होता है कि हमारी कौन सी जो पौध है, कौन सा बैच है, वो कहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि लिंक जिस तरह आप हैं, अब शौकत साहब आपके और मेरे, हम दोनों के उस्ताद हैं, उन दोनों हमारा उनके साथ पुराना ताल्लुक है। अब ऐसे लोगों के साथ राब्ता कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, चाहे वो फेसबुक के वाया से हो, चाहे वो हमारा फोन पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, कहीं ना कहीं हम सोशली उनके साथ कनेक्टेड हैं। सो सम हो ही नोज वेयर वी आर।
सो हमें ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि यार जब भी आप इस चीज को कोई भी इस तरह का डिसीजन लेने लगे, लेट्स डिस्कस विद योर सीनियर्स, विद योर टीचर्स, एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल चूज द मेजर, और जब आपको पता है कि हाँ मेरी तबीयत से मैच करता है, आप कभी फेल नहीं होंगे। ये बात मैं तो, मेरे से जब भी कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरे से स्टाम लिखवा लो। मैं कहता हूँ कि बंदा फेल नहीं होगा अगर उसका इंटरेस्ट उस चीज में वाकई है। तो ये आपका चॉइस जब भी हो तो ये चीजें आपको जेन में रखनी चाहिए। अच्छा विकास भाई, अब मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में एज अ मेजर सब्जेक्ट, या कह लें कि जिस सेक्टर में आप एडजस्ट हो सकते हैं, उसका ओवरव्यू क्या है, एक जनरल ओवरव्यू, और स्कोप जो है वो क्या है उसका, माइक्रोबायोलॉजी एज मेजर। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही अच्छा मेजर है। अगर सिर्फ एक मेजर के तौर पे बात करें तो एक बहुत ही फाइन किस्म का, जिसे कहते हैं ना, एक नफीस किस्म का मेजर है। इसके अंदर काम करने वाले लोगों को डॉक्टर भी कहा जाता है, आपको पता है, क्योंकि ये लोग हमेशा लैब कोट में नजर आएंगे आपको, चाहे ये किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी में पाए जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट के ये जितना भी माइक्रोबायोलॉजी का काम है, नाउ द इंडस्ट्रीज ऑन अ स्टेट के जहाँ पे हर इंडस्ट्री के अंदर फूड, फार्मा, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, कोई भी चीज है कहीं पे भी आप लाई कर रहे हैं, इवन साबुन और शैम्पू बनाने वालों को भी इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड है, द वेरी ब्रॉडर वन। और इसके अंदर एक्सेल करने की बहुत सारी जगह जो है वो खाली है। हमारे पास रोजाना ऐसी सीट्स ऐसी ओपन होती रहती हैं, ऐसे लोगों के जिसे कहते हैं ना, जॉब्स वैकेंसीज आती रहती हैं कि जी यहाँ पे ये वाला बंदा, इस टाइप का बंदा रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इस टाइप का बंदा रिक्वायर्ड है। द थिंग इज कि आपने मेजर एज अ मेजर माइक्रोबायोलॉजी तो चूज कर लिया है, बट व्हाट डू यू नो अबाउट योर फील्ड इन एक्चुअल। प्रॉब्लम इज कि जब आप लैब में काम करेंगे अपने इंस्टीट्यूट में, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर का अपना एक इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, या आप इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी युवास के अंदर हैं, हर इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आप लर्न करते हैं दैट इज वेरी मच ओल्डर वन। वहां पे आपने जो बुक पढ़ी है वो उसका बहुत पुराना वर्जन है। वहां पे जो आपने काम किया है, जैसे कि आपने स्टीक प्लेटिंग, मेरा ख्याल है कि जो भी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड का बंदा है उसको पता है स्टीक प्लेटिंग एक क्या चीज है, और वो उसने इतनी ज्यादा की होगी कि वो आंखें बंद करके भी शायद कर सके। बट व्हेन यू कम टू द फील्ड, अब स्टीक प्लेटिंग कोई नहीं करता। when you are coming to the industry, so you need to learn that what industry needs from you. अब यहाँ पे एक लेक ऑफ आप कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्लोट होता है, क्योंकि हमारा प्लांट टू इंडस्ट्री और इंडस्ट्री टू प्लांट, और फिर प्लांट टू इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्री, ये पूरा मीन जो लिंक है, ट्राइको जो ट्राइएंगल बनती है, ये लिंकेज माइक्रो के हवाले से कहीं ना कहीं शदीद कमी का शिकार है। बीइंग अ मेजर, बहुत अच्छा मेजर, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आगे इसके मेजर्स हैं, आप इसको चूज करें। आपके पास अब देखें, नंबर वन, आपने फील्ड एज अ फील्ड चूज करना है इसे, जहां पे आप हेल्थ में काम कर सकें। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चुगताई लैब, शौकत खानम, आगा खान, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है, आप काम कर सकते हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नंबर दो, फार्मा। फार्मा के अंदर उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि वहां पे बनने वाली हर एक प्रोडक्ट जब तक माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होगी उस वक्त तक वो पास नहीं होती। और ड्रैप जो कि एक इदारा है जो फार्मा को लाइसेंसिंग देता है, वो भी उस वक्त तक इस चीज को अलाउ नहीं करता जब तक वो प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजिकली पास नहीं होता। सो इसमें भी जरूरत है। अब आते हैं मीट या फूड इंडस्ट्री। अब मीट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर माइक्रो का इसलिए बहुत ज्यादा काम है कि आपका जितना भी कंटेंट है उसके अंदर किसी भी किस्म का माइक्रोबियल ग्रोथ आने पे वो फूड का टेस्ट तो खराब होती होता है, स्मेल भी खराब होती है, और आपने उसकी स्टोरेज किस तरह करनी है। अब जितनी भी फूड की स्टोरेज है वो स्ट्रेट अवे माइक्रोबियल ग्रोथ से लिंक्ड है। आपने कहीं पे भी टाइम टेम्परेचर का वेरिएशन किया, माइक्रोबियल ग्रोथ विल गिव यू अ बिग सरप्राइज, और आपको लाखों और करोड़ों का जिनका भी जितना बिजनेस है उसको कितना नुकसान हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। So whenever you are in microbiology, you are in such serious thing, आपको सीरियस भी होना है इसके अंदर और बड़ा इसके अंदर केयरफुली काम करना है। और यहाँ पे एक और जुनेद भाई, मैं बात मेरी मैं थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ। इसमें एक और चीज है कि
मेजर के तौर पे जब भी आप इसे चूज करें, आप एक चीज सोच लें, समझ लें और अच्छी तरह जान लें कि इसके बाद आपकी जिंदगी में एंटीबायोटिक्स या अपनी सेहत जो है उसकी कदर कहीं ज्यादा है। आप नॉर्मली एक आम आदमी को नजला जुकाम होगा ना, वो मीठी इलायची का जनाब वो या बड़ी इलायची का कावा बनाएगा, पिएगा, जुकाम ठीक, वो फ्रेश हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी मोटी एंटीबायोटिक भी ले ले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सेहत के हवाले से है। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी सोचें कि अब आप इस फील्ड में आए तो आप कितने लोगों की सेहत बचा रहे हैं। मैं जब भी जिस भी इंडस्ट्री में रहा हूं, मैं हमेशा एक एग्जांपल जब भी मुझे किसी को देनी होती है, मैं एक ही देता हूं कि भाई जब भी कोई भी प्रोडक्ट को माइक्रोबायोलॉजी लेवल पे आप बनाओ, उसे स्टडी करो, तो ये सोच के बनाओ कि अगर कल को ये प्रोडक्ट मेरा बच्चा खाएगा तो क्या वो बीमार हो सकता है या नहीं। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजी प्रोसेस से गुजर के गया है ना, उसने कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ना है। सो वेन एवर यू चूज द माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेजर, तो आपको ये सोच लेना है कि नाउ आई हैव टू वर्क समथिंग सीरियस। अगर आपके अंदर वो करज है, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना हिम्मत वालों का काम है। जिस तरह हम कहते हैं ना जी कि डॉक्टर जो है वो ना 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, माइक्रोबायोलॉजी के मेजर में उतना नहीं पढ़ना पड़ता। माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जब आ जाते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज के हवाले से अपडेट रहना पड़ता है। आई हैव जस्ट रिसेंटली बीन कॉल्ड फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम स्वीडन। अब उनका क्या था, उनके पास जी एक मेरा एक केमिकल था, एक एगर है वो हम यूज करते हैं, उसके हवाले से उनका एक ट्रायल था। अब वो ट्रायल मैं प्रीवियसली एक कंपनी के अंदर, वहां जब मैं पिछली एक कंपनी अपनी में था, वहां पे मैंने वो ट्रायल परफॉर्म किए थे जो कि स्पॉन्सर्ड थे उस कंपनी से। सो दे हैव कॉल्ड मी कि जनाब ये एक नई किस्म की ग्रोथ आई है, अब इसका हम क्या करें। अब दे नीड समथिंग फ्रॉम मी कि ये एक नई किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेरी इन्वेस्टिगेशन यहीं से स्टार्ट हुई कि जी वो नया नई किस्म है क्या। जब उन्होंने मुझे उसके कुछ स्टेट्स बताए, जैसे कि उसकी कॉलोनी का कलर ये है, उसकी माइक्रोबियल ये है, उसका ये इस तरह से, अब उसकी लिंकेज शुरू हुई। मैंने पेपर पढ़ने स्टार्ट किए, करते 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 आज के दिन तक मैं तकरीबन को 25 के करीब पेपर पढ़ चुका हूँ। एंड स्टिल मैं सिर्फ इशारा दे सकता हूँ कि ये कौन सा माइक्रोनिज्म है। ठीक है। सो अब बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टडी आपको थोड़ी करनी पड़ेगी जब आप फील्ड में आएंगे। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप फार्मा में हैं, आपके पास कोई भी एक इशू आया है, कोई भी अनसर्टिनिटी आई है, आपने उसके बाद स्टडी अपनी शुरू कर देनी है। सो इफ यू हैव अ करेज टू टेक द थिंग्स, टू हैव द थिंग्स, तो आपको बड़ी हिम्मत के साथ ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं ना मजे का फील्ड है, लर्निंग वाला फील्ड है। और यकीन माने आप, जिसे कहते हैं ना कुदरत ने हर काम के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है। व्हेन आई हैव लर्नड माइक्रोबायोलॉजी, मुझे लाइफ के अंदर जीने का सलीका आ गया है। मुझे पता चल गया कि यार मेरी लाइफ में, अच्छा ये जो मैं घर में एक छोटा सा काम करता हूँ, जो करते आ रहा हूँ, ये इसलिए करते हैं। हमने बचपन में वो, मैं माइक्रोबायोलॉजी की एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आपके घरों में दूध उबाला जाता है, ऐसे ही है। हमारी माएँ सुबह सुबह वो जनाब दूध आता है वो उबालने पे रख देती हैं जी, ये जी उबल जाए जी। अब वो उबल गया जी दूध, उबलने के बाद उसे जी थोड़ा सा ठंडा करें, उसके बाद फ्रिज में रख दें जी। अब ये आपका दूध जो है ना जी 8-9 घंटे निकाल जाएगा फ्रिज के अंदर छोट नीचे वाले खाने में। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज उन्होंने उबाल के उसके जरासीम खत्म किए, बैक्टीरिया जो थे उसके अंदर। अब वो सारे खत्म नहीं हुए, उसमें से सिर्फ वो खत्म हुए जो उसे एक स्पेसिफिक बॉइलिंग टेम्परेचर तक खत्म होते थे। फिर आपने उसे उठा के फ्रिज में रखा। अब क्या हुआ, आपने एक ऐसा टेम्परेचर दिया जहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया है, जो आपका बैक्टीरियल लोड है, उसकी ग्रोथ, अगर कोई इन्फेक्शन दोबारा होता है तो वो कम हो गई। 8 घंटे तक वो इतनी ग्रोथ, 10 घंटे तक वो करेगा कि वो थोड़ा बहुत ही ग्रो करेगा। इतनी देर में आप फिर निकालेंगे चाय वाय बनाने के लिए, उसको फिर उबाल के दोबारा रख देंगे, चलो ठीक है कल तक चल जाएगा। अगर कल तक वैसे चलाना, ऊपर वाले खाने में रख दो जी। अब ये वो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है जो हमारे घरों में अननोइंगली, बिना पता हुए हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स वेरी नियर टू माई हार्ट व्हेन आई से कि माइक्रोबायोलॉजी, मैं कहता हूँ भाई मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। तो इफ यू हैव द करेज टू डू दैट, जस्ट कम ऑन एंड एक्सेल इन द फील्ड। वकास भाई, आपने अभी एक एग्जांपल बताई और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी होती है, तो हमारी ऑडियंस
ये वाली एग्जांपल सुन के ना आपको एज अ एक्सपर्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो समझ रहे हैं, और मेरे सामने जो है ना वो एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट हस्बैंड की जो है ना वो तस्वीर कशी हो रही है। तो सर देखें, वो कहते हैं ना कि हमने उन्हें कहा कि वो घरवाली कहने लगी कि सुनिए जी, हमने कहा जी सुनाओ जी, कहती है जी दाल खाएंगे, हमने कहा जी नहीं खाएंगे, कहती है झिड़कियां खाएंगे, मैंने कहा नहीं खाएंगे, बाद में फिर दोनों खानी पड़ी भाई, पहले झिड़कियां फिर दाल। तो वो चीज जो बचपन में अम्मा करती होती थी, अब वही वही डंडा जो है वो घरवाली ने संभाल लिया है। तो ये भाई चलता है, ये जब आपकी होगी आप समझ जाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। नहीं, मैं तो अभी जब हमारी ऑफलाइन डिस्कशन हो रही थी तो मैं तो तब भी जो है ना आपका एक्सपीरियंस उसके हवाले से आपसे जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो अच्छा विकास, विकास भाई अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने बताया कि नॉलेज माइक्रोबायोलॉजी ऐसा मेजर है कि फील्ड में जाके आपको जो है ना वो ज्यादा नॉलेज से अप टू डेट रहना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या रूटीन जो है वो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए कि उनका नॉलेज अप टू डेट रहे, एक चीज। और दूसरा, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको ना सिर्फ उनको पॉलिश करना चाहिए बल्कि इम्प्रूव करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से। ये जरा थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दें इस हवाले से। इसमें सर एक चीज है जो मेरे जब भी मेरे किसी जूनियर से मेरी बात होती है, मैं उनको कहता हूँ कि अपनी बेसिक्स जो है उनको डेवलप करें। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो भाई आपको लैब के अंदर जितना काम है आपको पाइपेट के साथ डील करना आना चाहिए। हमारा एक बड़ा मेजर हथियार है पाइपेट, जो हम यूज करते हैं फॉर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर आपका काम इस तरह से हो, आपके हाथ इस तरह से चलने चाहिए कि किसी किस्म की कंटेमिनेशन आपके हाथ से वहां ना जाए। इन चीजों के ऊपर ये सारी बेसिक्स हैं। ऑटोक्लेव कैसे करना है, किस लेवल पे करना है, कौन से लिक्विड को कैसे बॉयल करते हैं, ये सारी वो बेसिक्स हैं जो आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे, मैं अभी की मार्केट की बात करूं तो यकीन माने इस वक्त आपकी मार्केट के अंदर कोई एक भी बड़े से बड़ा सेठ भी ऐसा नहीं है जो ये पसंद करता हो कि एक ऐसा बंदा मेरे पास आ जाए कि जो आते ही जनाब मेरा 2 हफ्ते जो है ना वो केमिकल जलाने में या मेरी कोई मशीन का बेड़ा गर्क करने में लगा रहे या मेरी किसी किस्म के गलत रिजल्ट पे लगा रहे। एवरीवन वांट्स सिंगल थिंग, एक सिंगल एजेंडा होता है कि भाई जब एक माइक्रोबायोलॉजी वाला बंदा आया तो वो मुझे हर चीज, हर रिजल्ट एक्यूरेट बताए। उसके लिए सबसे मेजर चीज क्या है, जब भी आप जाएंगे आपके जो बेसिक्स हैं रेलिवेंट टू योर फील्ड। मैं ये माइक्रोबायोलॉजी में तो चले एग्जांपल दे दी कि भाई पाइपेट का पता होना चाहिए, ऑटोक्लेव का पता होना चाहिए, वाटर बाथ का पता होना चाहिए आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइनर माइनर जो बेसिक्स हैं जैसे कि बैसिलस है, कोलीफॉर्म है, इकोलाई है, लिस्टेरिया है, या इसके अलावा आपके पास कंपाइलोबैक्टर है, इसके अलावा आपके पास स्टेफाइलो है, यीस्ट एंड मोल्ड्स हैं। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो जिसे कहते हैं ना वो कॉलोनी देख के पता चलने वाली। अब मेरे पास जब भी ग्रोथ कभी भी आती है ना प्लेट की, तो प्लेट की शक्ल देख के बता देता अच्छा यार ये वाला ग्राम नेगेटिव कोलीफॉर्म है। अब जिसका नहीं समझ आ रहा यार थोड़ी सी प्लेट खोलेंगे उसकी स्मेल से पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये बायोसेफ्टी के हिसाब से कम्प्लीटली गलत है, बट सम हो हम क्योंकि वो इतने रेजिस्टेंट लैब के अंदर हो चुके होते हैं इन चीजों के साथ डील करते करते कि वो हमें अब कुछ नहीं कहती। डोंट ट्राई इट एट होम, राइट। तो अब ये है कि जब भी आप फील्ड के अंदर हैं तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। और अगर आप किसी भी और मेजर से हैं जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी है, आपको प्लांट के जो मोटे मोटे जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी चीजों का पता होना चाहिए कि जी भाई कौन से मौसम में कौन से प्लांट पे क्या आता है, कौन से वायरस का अटैक होता है। गन्ना हमारा एक बड़ा आम सी चीज है, हम बचपन से लेके अब तक वो जनाब गन्ने वो कहते हैं ना गन्ने चूपने वाला काम जनाब साडा वो बड़ा शौक नाल साडे पिंडां दे विच भी कीता जांदा है। गन्ने के अंदर एक लाल रंग का जनाब हमें वो एक जिसे कहते हैं गन्ना काना हो गया जी, एक साइड तो चिर भी जाता है बाज का लाल सुरख जनाब गन्ना निकलता अंदरों जायका ਉਹਦਾ बड़ा अजीब जा हो गया ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ किस चीज का अटैक है या किसी वायरस का बैक्टीरिया का इस चीज के किसी का अटैक है। प्लांट पैथोलॉजी वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ,
यार अगे मेरी ना 1.5 मन निकल दी सी इन्ने रकबे चों, हुण मेरी 1 मन निकल रही है, पुत्र मैनू को हाल दस जा। और अगर मैं यही बताऊं कि मैं एनिमल साइंसेस करके आया हूं, तो वो उसे नहीं पता कि मैंने मेडिसिन उतनी की पढ़ी है जितनी फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या 2-4 कोर्सेज पढ़े हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। वो क्या सवाल होगा जी, यार मेरी मझ नूं कोई आइंदा टीका दस के मेरी मझ ना दुध देने लग पवे। सो आपको बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए, ताकि कम से कम आप किसी को जब भी कहते ना मशवरा भी दें तो सही दें, अदरवाइज बिल्कुल ना दें, क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान है। वो एक मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ यार, फिर मैं बोलता बहुत हूँ यार एक तो। अच्छा, एक ना वो किस्सा एक छोटा सा है कि वो एक अताई था, उसने एक वो जानवरों के डॉक्टर को देखा, पुराने वक्त की बात है। वो डॉक्टर क्या था, डॉक्टर को वो एक ऊंट आया, तो ऊंट किसी ना वो खरबूजे के खेत में चला गया। अब खरबूजा उसने ऐसे ही खाया और वो उसके गले में अटक गया। अब जनाब वो आया हकीम, उसने लकड़ी का हथौड़ा उठाया, उसने गले पे मारा जनाब, वो टूट गया खरबूजा। ऊंट भी राजी, घर वाले भी राजी, सब सेट हो गया। अताई ने कहा भाई बड़ा इलाज है, बड़ा आसान इलाज है। अताई ने ना अपना बैग उठाया, अगले मोहल्ले चला गया। वहां पे एक माई साहबा को गिल्लड़ था। अब गिल्लड़ एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है, यहाँ पे गले के ऊपर बड़ा सा जो है ना वो गिल्टी बन जाती है इतनी बड़ी। अब माई साहबा को था, तो भाई साहब हो गए तैयार, लाओ जी लकड़ का थोड़ा। इन्होंने माई साहबा को मारा, और माई साहबा मौके के ऊपर ही दुनिया फानी से कूच करे। तो बात यह है भाई कि आपने जब भी किसी को मशवरा देना है तो वो सताई वाला नहीं देना। कहीं ये ना हो कि आप भी उस माई की तरह उसे इस जाने पानी से कूच करा दें। सो वेन एवर यू विल गिव एनी एडवाइस टू एनी वन रिगार्डिंग योर फील्ड, आपको बेसिक जब तक नहीं पता, आप अपना मुंह ना खोलें, आप उसको ये बताएं कि भाई ये है। अब दूसरी चीज आती है यार कि मुझे बेसिक्स भी नहीं पता, लेकिन अब क्या करूं मैं, इसको तो कुछ बताना है, गलत नहीं बताओ। अब यहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्किल, बीइंग अ प्रोफेशनल डिग्री, आपके पास कभी भी ना नहीं होनी चाहिए। इवन आई वाज इन अ ट्रेनिंग इन अराउंड 2016, वहां पे एक ट्रेनिंग का एक पार्ट आया, हाउ टू से नो। इसके ऊपर मैं खुद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कभी एक जो है ना इस तरह की लाइव आपके साथ शेयर करूं। हाउ टू से नो एक आर्ट है। आपने कभी भी किसी को भी इनकार करना है तो इतने प्यार से करो कि उसको पता भी ना चले और वो इनकार भी हो जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपको अपनी बेसिक्स पता है कि भाई मैं इस डिग्री के इतने हिस्से में लाई करता हूँ, ये सारी बेसिक्स मुझे पता है, ये वाली मुझे नहीं पता तो नहीं पता। तो ये इस चीज का ख्याल जो है ना वो रखना चाहिए जब भी आप जिस भी फील्ड में हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी और माइक्रोबायोलॉजी के अलावा भी। अच्छा वकास भाई, मेरा सेकंड लास्ट आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अफजाल भाई के साथ भी और उनके भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सर, 10-12 मिनट के अंदर जो है ना अपने तो कंक्लूड करें सेशन को। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एज अ प्रेसिडेंट विरसा म्यूजिकल सोसाइटी को सर्व किया, और माशाल्लाह हम देखते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में आप बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव होते थे। तो एक तरफ आप एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ माशाल्लाह आपका यानी कि एक्सपीरियंस जो एक्सपर्टीज है वो प्रोफेशनल फील्ड में काफी कह लें कि जो है ना उनका आपने मुजाहरा किया है, जिसकी एक मिसाल वो आपने दूध वाली भी बताई थी, जो फ्रीजर में रखने की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो वो यकीनन यूनिवर्सिटी लाइफ में ये आपने सीखी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपने अभी सीखी है, वो यकीनन आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखी होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट को किस तरह इन दोनों चीजों को पैरेलल मैनेज करना चाहिए, ताकि उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो और वो स्टडीज में भी जो है वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो इसकी मिसमैनेजमेंट है। तो किस तरह, एक ब्रीफली मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि किस तरह इन दोनों चीजों को वो इकट्ठे मैनेज स्टूडेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जब भी हमें हमारे उस्ताद ये सिखाया करते थे कि जब भी आपको कभी किसी भी चीज के साथ वो कहते हैं ना लड़ना पड़ जाए, उसमें आप क्या बेहतर चूज करेंगे। अब कहते हैं ये लड़ना पड़ जाए, कैसे लड़ना पड़ जाए, हमें लड़ना पड़ जाए, नहीं। अब इसमें यह है कि आपको चूज करना है कि आपने पहले क्या करना है। पहले आप उसको मुक्का मारेंगे या पहले आप उसको खुदा मारेंगे।
तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि मैं किस चीज को पहले हिट करूं तो इससे ज्यादा नुकसान होगा, ये इससे ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे चीज जो आपने करनी है वो प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हमारी क्या है? वी नीड टू टेक अ डिग्री विद ब्राइट नंबर्स। क्यों? अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फ्रेशर को उसके सीजीपीए के हिसाब से नापती है। आप इंटरव्यू भी मोस्टली मैंने देखा है कि जो फर्स्ट जॉब्स होती हैं उसके अंदर इंटरव्यूज नहीं होते, सिर्फ सीवी के ऊपर नंबर ही देखे जाते हैं मोस्टली। ये एक हमारा कहते हैं ना एक सेटबैक है हमारी इंडस्ट्री का, इसको हम मानते हैं। बट मीनवाइल बट यू नीड टू डू इज, आपने बैलेंस भी बनाना है, आपने प्रायोरिटाइज करके। कैसे हम करते थे? कैसे कि भाई हमने ना अपनी जो मॉर्निंग की क्लासेस थी, सम टाइम इवन यहाँ तक किया कि जब क्लास के सीआर थे तो हम अपनी क्लासेस इस तरह मैनेज कर लेते थे, वो सेट टीचर से सेट करा लेनी क्लास का नाम लेके, कि हमारा जो क्लब का टाइम होता था वो भी निकल आए और क्लासेस भी हो जाए। सो यू हैव टू मैनेज समहाउ। आप किस तरह से मैनेज करते हैं? लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जब भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि आपके ऊपर रिलाय करने वाली एक फैमिली होती है, आपके पीछे ढेर सारे लोग होते हैं जिनको आपने इन फ्यूचर सपोर्ट भी करना है। आप अपने एक छोटी सी चीज के लिए, आप एक छोटे से मजे के लिए वो चीज आप नहीं डिप्रायोरिटाइज कर सकते, क्योंकि जो ये वाला फन है, फन इंग्लिश वाला भी और फन उर्दू वाला भी, दोनों फन जो हैं ये आपने यूनिवर्सिटी में ही लेने हैं। और आपने जैसे कि मैं मेरा मेरा सूफियाना जो कलाम था उसके अंदर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, मुझे सिंगिंग के साथ थोड़ा लगाव ज्यादा था, मुझे नात खानी तो अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। लेकिन हर चीज का अपना एक वक्त था, उस वक्त के ऊपर क्या करते थे। सो यू नीड टू थिंक, जब भी आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे हैं, प्रायोरिटाइज करना सीखें। यहाँ पे हमारे साथ यही मसला बहुत ज्यादा होता है कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। आपने अच्छा करना है, आपने बुरा करना है, आपने एक काम करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, चार करने हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं मीनवाइल वो सिंगिंग क्लब का भी हिस्सा है, वो ड्रामेटिक क्लब का भी हिस्सा है, वो पढ़ाई में भी जनाब टॉप 4 पे 4 पे जा रहे हैं, हर चीज उनकी अच्छी जा रही है, समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं ये। ठीक है, तो द थिंग इज उन्होंने एक चीज अपनी जिंदगी में उनको किसी ने सबक शायद दे दिया होगा कि वो प्रायोरिटी बना लेते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर दैम। विकास भाई, इससे पहले कि हम आपसे टेक होम मैसेज के लिए रिक्वेस्ट करें, मैं चाहूँगा कि कोई 25-30 सेकंड का अगर कोई आप कलाम सुनाना चाहें या कोई शायरी सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो उसके बाद जो है वो आपसे हम टेक होम मैसेज लेना चाहेंगे। अच्छा सर, वो इसमें वही कलाम एक छोटा सा सुनाऊंगा भैया आपको फिर है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। अल्लाह। हाँ विकास भाई, सर। आपका कलाम सुन के मुझे यूनिवर्सिटी के वो दौर अदवार याद आ गए कि जब अक्सर जो है वो हम गैदरिंग में कहीं बैठा हुआ करते थे, तो आपसे जो है वो कलाम की फरमाइश करते थे और आप इसी तरह जो है वो हमें कलाम से जो है ना वो सुनाया करते थे। और बड़ा यानी कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ मैं कभी नहीं इसको भुला सकता गोल्डन अपनी टाइम, यूनिवर्सिटी। गोल्डन बिल्कुल। टाइम। तो विकास भाई, अभी लास्ट में मैं चाहूंगा कि एक इधर हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट पूछा है कि जी माइक्रोबायोलॉजी में स्कॉलरशिप्स किस तरह हंट किए जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारा नेक्स्ट सेशन है
अफजाल डार भाई के साथ जो अभी स्टार्ट होने वाला है 5-10 मिनट में, तो उसमें हम आपको जो है ना इस हवाले से ब्रीफ, वो बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, तो उसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो अभी विकास अनायत भाई, मैं लास्ट में चाहूंगा कि कोई टेक होम मैसेज जो आप हमारे जूनियर्स को देना चाहें, एग्रेरियंस को देना चाहें, कुलीग्स को देना चाहें, और वैसे किसी को आप देना चाहें जो आपकी लाइव नशरियात सुन रहे हो, तो क्योंकि सर ये तो देखिए, कह लेंगे ना, इनडायरेक्टली आपने उनको ही देना है, लेकिन जो है ना वो नहीं कोई आप मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहे, आप नहीं तो आप जो इशारा दे रहे हैं वो इस वक्त मुझे रेड जोन में लेके जा रहा है, क्योंकि कोई मेरे पास बैठे कुछ ऐसे सुन रहे हैं ना कि वो बाद में मेरे से सवाल किया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर तो टेक होम सेफ्टी मैसेज फर्स्ट, प्लीज। हाँ सेफ्टी फर्स्ट के साथ ही स्टे होम, स्टे सेफ। इस वक्त हमारा जो अशूरा के हवाले से हमारे इज्तिमात हैं, उनमें भी अगर जो भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जो वहाँ पे किसी किस्म की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, आप भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि सारी दुनिया कोरोना को रो रही है। मैं बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन द वर्स्ट थिंग्स regarding this one. Even we have taken the sample, when we have been in the hospital for taking the sample of such people, तो हमने जो उनके हालात देखे हैं, द वेरी वर्स्ट वन। ऑल्दो के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इसके बारे में बहुत मुख्तलिफ रूमर्स हैं, लेकिन एक्चुअली यकीन माने ये चीज़ बहुत खतरनाक है। आप इसका बहुत ख्याल रखें। और टू द एग्रेरियंस, टू द जूनियर्स, टू ऑल द कलीग्स, आप जिंदगी में कुछ भी करें, कॉन्फिडेंट होके करें। और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी हिक ते जिंद ते करना, कि अपने आप से करें, बजाय इसके कि आप किसी की बातों में आए। आप मशवरा लें, लेकिन एक दफा बैठें। बिजनेस का एक असूल है, स्वॉट एनालिसिस। जितने भी एग्रेरियन है, सब ने अपने बिजनेस के कोर्स में ये स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ देखें, वीकनेसेस देखें, अपॉर्चुनिटीज देखें, थ्रेट्स देखें। इनका एक आप चार्ट बनाएं। उसके बाद जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे ना, वहीं उसी लाइन पे आप चल पड़े। यही मेरा टेक होम मैसेज है आप सब लोगों को। अल्लाह पाक तमाम लोगों को, चाहे वो जहां पे भी, जिस भी हाल में और जिस भी मेजर में हैं, सबके लिए आसानियां फरमाए और सबके लिए अच्छे अच्छे रास्ते जो हैं वो उनको प्रोवाइड करे आगे बढ़ने के लिए, और अच्छी अच्छी मंजिलें अता फरमाए। वकास अनायत भाई, आपका बेहद शुक्रिया। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आज ही अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके लॉन्च किया है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप भी जो है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं और जितने भी इनिशिएटिव हैं वो आप तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से भी जो है वो हम पहुंचा सकें। अभी हम 5-10 मिनट बाद जो है वो अफजाल भाई के साथ लाइव होंगे, जिसमें चाइनीज स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज क्या है, चाइना के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके ऊपर एक बकायदा ब्रीफ डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वकास भाई, आपका बेहद शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आपके साथ करते रहें, और तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज जो है उसमें मजीद इजाफा जो है वो होगा। तो आपकी मोहब्बत का, आपके इंशाल्लाह। प्यार का, आपके माशाल्लाह आपकी मोहब्बत का, आपके आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।